वेलकम बैक टू पनेशिया ट्यूटर। दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि फेक न्यूज इज चीप टू प्रोड्यूस, जेन्युइन जर्नलिज्म इज एक्सपेंसिव। मतलब फेक न्यूज, झूठी खबरें फैलाना बहुत आसान होता है, जबकि एक्चुअल में जो जर्नलिज्म है, सच्ची पत्रकारिता कई बार बहुत महंगी पड़ जाती है। आपने ठीक समझा। आज के सेशन में मैं बात करने लगा हूं फेमस जर्नलिस्ट रवीश कुमार की। आप सभी ने सुना होगा कि रवीश कुमार ने हाल ही में 26 वर्ष बाद एनडीटीवी से इस्तीफा दिया। एनडीटीवी का नाम आज घर घर में प्रचलित है। एनडीटीवी से इस्तीफा देते ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि रवीश कुमार डर गए हैं, रवीश कुमार सरकार से डर गए हैं, अडानी ने शेयर्स खरीद लिए हैं, तो आज वो अपने हिसाब से पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, इसलिए पीछे हट गए हैं। तो कुछ लोगों का बयान आया जो कि सरकार के खिलाफ था। काफी सार्काज्म था उस बयान में कि अगर पत्रकार ना खरीद पाए तो चैनल खरीद लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ऐसा कई लोगों ने कहा है कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना, तो चैनल ही खरीद लेते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आज के सेशन में हम लोग रवीश कुमार के पक्ष में जाएंगे या फिर हम रवीश कुमार के विपक्ष में रहेंगे। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है पत्रकारिता का। मुद्दा है आज के जमाने में भारत का जर्नलिज्म में जो रैंक है वो क्या है। दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है, और सही मायने में भारत में आज जो पत्रकारिता है उसका सही मायने में स्तर क्या है, वो किस मुकाम पर है। क्या पत्रकारिता का मुकाम गिरा है या पहले से ऊपर उठा है। हमें तो न्यूट्रल बात करनी है भारत में डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर को लेकर, जिसे हम कहते हैं मीडिया। लेकिन सबसे पहले आज मैं बात करना चाहूंगा रवीश कुमार के पत्रकारिता के जीवन को लेकर, उनके जर्नलिज्म के सफर को लेकर। उनके नाम से कौन वाकिफ नहीं है। अक्सर आपने आज के जमाने में टीवी चैनल्स में, न्यूज रूम में तरह तरह के पत्रकार देखे होंगे। मिनटों में अपना आपा खो देते हैं, जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मुझे ड्रग दो। लेकिन इस वक्त भी आपको एक ऐसा पत्रकार नजर आएगा जो बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत आराम से अपनी बात कह देता है। कई बार सरकार पर ताने भी मारता है, कई बार वो जेन्युइन जर्नलिज्म का उदाहरण पेश करता है जहां पर वो बहुत ही जरूरी मुद्दों को उठाता है, जैसे कि बेरोजगारी, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे, गरीबी। साथ ही साथ जहां पर आज एक तरफ आपको अलग अलग न्यूज चैनल पर हिंदू मुसलमान की डिबेट दिखाई देगी, ये आदमी डिबेट करता है देश की आर्थिक हालात को लेकर, देश पर आने वाले आर्थिक संकटों को लेकर। साथ ही साथ आज भारत में जो अलग अलग क्रिटिकल इश्यूज हैं, जैसे कि कोविड काल में सरकार की तैयारी क्या रही, और आने वाले दिनों में अगर कोई और महामारी आती है तो सरकार किस लेवल पर काम करेगी। रवीश कुमार कभी नहीं हिचके सरकार से अलग अलग तरह के सवाल पूछने में। सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे संविधान ने आर्टिकल 19 में साफ साफ कहा है कि यहां पर रहने वाले लोगों को अपनी बात कहने का, खुद को व्यक्त करने का पूरा पूरा अधिकार है, ये उनकी आजादी है। अक्सर रवीश कुमार ने इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से उठाया। जब लोकतंत्र में एक भी संस्था नजर नहीं आ रही थी, अदालतें कमजोर नजर आ रही थी, आ रही हैं, आप दर्शक नजर आ रहे थे। आज के दौर में आप ही पत्रकारिता के सबसे बड़े संस्थान हैं। पत्रकारिता अब संस्थानों में नहीं बची है, आप जैसे दर्शकों के बीच बची हुई है, जिनकी मदद से आज पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं that रवीश कुमार इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्नलिस्ट विद इम्पेकेबल डेटा एंड रिसर्च। वो हमेशा मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कई बार उन पर यह इल्जाम भी लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सरकार के खिलाफ हैं। अगर आप उनकी अलग अलग रिपोर्ट्स देखें तो आपको भी ऐसा लगेगा कि शायद उनकी कोई सरकार से दुश्मनी है। खास तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो हमेशा रहते हैं, हमेशा उनकी पॉलिसी को आपको वो क्रिटिसाइज करते नजर आएंगे। सार्कास्टिक कमेंट देना, ताने मारना सरकार पर आपको अक्सर ही दिखाई देगा। तो कई लोग इल्जाम लगाते हैं भाई ये आदमी तो लेफ्ट विंग का है। बात लेफ्ट विंग या राइट विंग की नहीं है, बात नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ होने की या उनका साथ देने की नहीं है, बात है निष्पक्ष पत्रकारिता की। ऐसे ही डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ नहीं कहा जाता है पत्रकारिता को या मीडिया को। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मीडिया के कंधों पर, और आज हम इसी विषय पर बात करना चाहते हैं
कि क्या मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। रवीश कुमार हमेशा बात करते रहे हैं मीडिया एथिक्स को लेकर, मीडिया की जिम्मेदारियों को लेकर। आपने रवीश कुमार को आमतौर पर एनडीटीवी के 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में कई बार देखा होगा, प्राइम टाइम और रवीश की रिपोर्ट। इन प्रोग्राम्स के जरिए हमेशा वो समाज से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, कोविड काल में अनाज की कमी, राशन की कमी, बहुत बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी, साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि क्या भारत में हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्या हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं कर सकते हैं। अक्सर इस तरह के प्रोपेगेंडास में आपने रवीश कुमार को देखा होगा। रवीश कुमार की पत्रकारिता की बड़ी शख्सियत का अंदाजा आप उन्हें मिलने वाले अवार्ड से लगा सकते हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड है, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला उनको। साथ ही साथ रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस अवार्ड इन जर्नलिज्म उन्हें 2 बार मिला। गौरी लंकेश अवार्ड मिला उनको। साथ ही साथ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियंस की लिस्ट में उन्हें 1 बार शामिल होने का मौका मिला। साथ ही साथ पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, इस तरह के अवार्ड से उनको नवाजा गया। तो पत्रकारिता के जगत में उनके बड़े कद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आज जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसके पीछे कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के शेयर्स खरीद लिए और उसके बाद रवीश कुमार को ऐसा लगा कि अब मैं अपनी पत्रकारिता को अपने हिसाब से नहीं चला पाऊंगा, तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। बात यह है कि इस तरह से पत्रकार लगातार निकाले क्यों जा रहे हैं या उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ रहा है। रवीश कुमार कोई नए नहीं है। इससे पहले अभिशार शर्मा, आपने नाम सुना है, उन्हें अपना यूट्यूब चैनल खोलना पड़ा और अब रवीश कुमार ने भी अपना एक अलग से यूट्यूब चैनल खोल लिया है। दोस्तों, बात हो रही है मीडिया एथिक्स की, मीडिया की जिम्मेदारियों की और कहीं ना कहीं मीडिया के गिरते हुए स्तर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्सर आज मीडिया पर यह इल्जाम लगता है कि जो अहम मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूख, साथ ही साथ समाज में बढ़ता हुआ क्राइम, जेंडर इक्वालिटी, इन सब को लेकर आज मीडिया कहीं भटक गया है। मीडिया इन सब के बारे में बात करता नहीं दिखता है। आज ज्यादातर केसेस में आपको भारत का मीडिया दिखाई देगा जो हिंदू मुसलमान की डिबेट में उलझा हुआ है। वो उलझा हुआ है अपोजिशन से सवाल पूछने में। आपको बता दूं, मीडिया की जिम्मेदारी होती है सरकार से सवाल पूछना। ज्यादातर केसेस में आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं आज हमारा मीडिया बाइस्ड है और वो सरकार से सवाल पूछने में डरता है और ऑपोजिशन वालों से सवाल पूछना वो अपना धर्म समझता है। ऐसे में रवीश कुमार ने एक के बाद एक सरकार पर बड़े बड़े सवालों के निशान लगा दिए, बड़े बड़े सवालों की झड़ी लगा दी। और आपको पता होगा कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, बीजेपी के जो पैनलिस्ट होते हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने रवीश कुमार के शो का बहिष्कार किया, बायकॉट कर दिया। आपने पिछले कुछ सालों में बीजेपी के जो बड़े बड़े वक्ता हैं, बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन हैं, उनको आपने देखा भी नहीं होगा रवीश कुमार के शो पर। और एक बार तो एनडीटीवी पर 1 दिन का बैन भी लगा दिया गया था। अगर एनडीटीवी पे 1 दिन का बैन लग जाता है तो आप क्या कहेंगे कि हम क्या बैन कैसे लग जाता है? आप नहीं थे क्या? आप लोग नहीं हैं तो जब आप रहेंगे तो कैसे बैन लग जाए? यहां खड़ा होकर न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे। क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? तो इस तरह के इल्जाम लगातार रवीश कुमार सरकार पर लगाते आए हैं कि सरकार अपनी ड्यूटी ठीक से निभा नहीं रही है और जो आज मीडिया है वो मीडिया ना होकर गोदी मीडिया हो चुका है। ये कोई किताबी शब्द नहीं है, इसको भी इजाद रवीश कुमार नहीं किया। उनका कहना है कि आज मीडिया जो है वो सरकार की गोद में जाकर बैठ गया है और सिर्फ सरकार के गुणगान करता है, या वो हिंदू मुसलमान की बातें करता है, या फिर वो सरकार की अति प्रशंसा कर देता है, जरूरत से ज्यादा ही सरकार की प्रशंसा करता है। जहां एक और पत्रकारिता का धर्म है कि सरकार पर सवाल उठाए, वहां पर उनकी हद से ज्यादा प्रशंसा करना और अगर कुछ ना मिले तो ऑपोजिशन पर निशाना साध लेना। आज पत्रकार ऐसे ही हो चुके हैं। तो रवीश कुमार का कहना है कि आज ये मीडिया नहीं, गोदी मीडिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ताना उन्होंने मार रखा है भारत की मीडिया पर, एक बड़ा सवालिया निशान लगा रखा है। तो क्या उनकी बातें सही हैं? क्या वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह? क्या वाकई में भारत में मीडिया का स्तर गिर गया है? तो इसको लेकर हम एक नजर डालेंगे कुछ सर्वेस और दुनिया भर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स पर।
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट की बात करें तो 180 मुल्कों में भारत का नंबर 150वां है। इसका मतलब भारत से पहले 149 देश ऐसे हैं जहां पर मीडिया को अपनी बात रखने की आजादी है। और यह बात मैं या भारत की कोई संस्था नहीं कह रही है, यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया डेटा है। तो साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारत में पत्रकारिता की बात करें तो इनकी एक इंडिपेंडेंस पर सवाल उठता है, इनकी फ्रीडम पर सवाल उठता है। साथ ही साथ न्यूज लॉन्ड्री नामक एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए सर्वे में आप देख सकते हैं कि भारत के ज्यादातर पत्रकार, जाने माने पत्रकार, उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त कम्युनल इश्यूज पर डिबेट करने में बिता दिया। ज्यादातर केसेस में वो हिंदू मुसलमान की बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहीं पर रवीश कुमार की बात करें तो ज्यादातर केसेस में आपको नजर आएगा कि वो गरीबी, बेरोजगारी, भाषा की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, इन सब की बात कर रहे हैं। लेकिन रवीश कुमार के केस में आपको नजर आएगा कि उन्होंने ज्यादातर वक्त न्यूज रूम में बिताया भारत के जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, जो असली मुद्दे हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, युवाओं को नौकरी के अवसर ना मिलना, कोविड काल में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर सरकार की नाकामियां, इसके अलावा भाषा और अभिव्यक्ति की आजादी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि भारत में आज पत्रकारिता का स्तर किस कदर गिर चुका है। और यह मामला सिर्फ रवीश कुमार का नहीं है, यह मामला अर्नब गोस्वामी का नहीं है या किसी और पत्रकार का नहीं है, यह मामला है पत्रकारिता का। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, किसी एक रिपोर्टर ने इस्तीफा दिया तो दुनिया में न्यूज आनी बंद नहीं हो जाएगी। किसी एक रिपोर्टर ने इस्तीफा दिया तो भारत में मीडिया खत्म नहीं हो जाएगा। सवाल है कि मीडिया एथिकली अपना काम करेगा या नहीं। और अगर किसी मुल्क में मीडिया, वहां के पत्रकार अगर सरकार की असली तस्वीर नहीं दिखाएंगे तो जनता को पता कैसे चलेगा कि आने वाले चुनाव में किसे वोट देना है और किसे नहीं। फेक न्यूज आज एक बहुत बड़ा फांसी का फंदा है जिसे जनता खुद अपने गले में डालती है, लेकिन इस फंदे को तैयार कर रही है मीडिया। और अगर किसी मुल्क में मीडिया इस तरह से अपना स्तर गिरा देगा या सरकार के बारे में असलियत जनता को नहीं दिखाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस विल गेट इरोडेड, वो खत्म होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। और भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उस पर एक बड़ा निशान, बड़ा सवालिया निशान, एक बड़ा धब्बा आपको लगा हुआ नजर आएगा। तो दुनिया में भारत इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और मीडिया इस लोकतांत्रिक देश को बचाने में आज एक अहम भूमिका निभाता है। मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया को अपना काम ईमानदारी से और उसूलों पर रहकर करना चाहिए। जब मीडिया अपना काम करे उसे यह नहीं देखना चाहिए कि सामने पक्ष है या विपक्ष, सामने नरेंद्र मोदी हैं या राहुल गांधी। मीडिया को तो अनबायस्ड तरीके से न्यूट्रल रहते हुए अपनी रिपोर्ट दिखानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आज की इस रिपोर्ट में आपको मैं ये बता पाया हूं कि बात सिर्फ एक या एक से ज्यादा पत्रकार की नहीं, बात है भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जो आपका प्यार हमें मिल रहा है उसी के दम पर, उसी के बल पर हम इस तरह की रिपोर्ट्स आगे लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join PanaceaTutor for your successful and bright future.